तब्दीली वहां नहीं रही, तब्दीली क्यों निकाला मुझे? तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। Get him out of here. Get out. पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। 3 साल मुकम्मल हो गए तब्दीली को, चौथे साल में तब्दीली दाखिल हो गई है, लेकिन अभी तक आवाम के लिए इस तब्दीली के आफ्टर शॉक्स और मनफी आफ्टर शॉक्स का सिलसिला थमने में ही नहीं आ रहा। हर 15 दिन के बाद पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी जाती है। डॉलर का रेट आपके सामने है, मुल्क की तारीख में सबसे बुलंद तरीन रेट पे इस वक्त डॉलर चढ़ रहा है। मुल्क की तारीख में सबसे बुलंद तरीन प्राइस पे इस वक्त पेट्रोल है। बाकी जो फूड इन्फ्लेशन है, जो रोज़मर्रा की खाने पीने की चीज़ें हैं, आटा है, चीनी है, दालें हैं, घी है, गोश्त है, सब्जियां हैं, फल हैं, उनकी कीमतें सब आपके सामने हैं। अवाम महंगाई के शदीद बोझ तले दबे हुए हैं। 2018 में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की हुकूमत आने के बाद से वज़ीर आज़म साहब हर साल बल्कि हर 6 महीने के बाद अवाम को ये यकीन दहानी दिलाते रहे कि जी घबराना नहीं है, बस खुशहाली आने ही वाली है, तब्दीली आ गई है, घबराना नहीं है, खुशहाली बस आने वाली है। ये सब करते करते 4 साल गुजरने को हैं। चौथे साल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ना सिर्फ हुकूमत बल्कि उसकी जो पार्लियामान है वो भी दाखिल हो चुकी है, बट अवाम को खुशहाली नहीं मिली, अवाम को तब्दीली नहीं मिली, अवाम को आसाइश नहीं मिली, अवाम को सहूलत नहीं मिली, अवाम के लिए महंगाई में कमी नहीं आई। अगर कुछ बढ़ा है अवाम के लिए तो ये प्राइसेस हैं। और पेट्रोल की प्राइस जो कि एक गरीब बंदे की सवारी के लिए, जो कि बाइक में इस्तेमाल होता है, छोटी गाड़ियों में, बड़ी गाड़ियों में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन ज़ाहिर है अमीर लोग इसको अफोर्ड कर लेते हैं। जो गरीब और लोअर मिडिल क्लास और जो मिडिल क्लास का तबका है उसके लिए बहुत अफेक्ट होता है। जब डॉलर की और पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है तो फिर मुल्क में महंगाई का एक अनइमेजिनेबल, अनकंट्रोलेबल और एक बड़ा खौफनाक किस्म का जो है वो एक तूफान आ जाता है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैरत की बात है कि इसको भी डिफेंड कर रही है, इन पेट्रोल की प्राइसेस को भी डिफेंड कर रही है। तो इन सब चीज़ों के साथ 2023 के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवाम के पास वोट मांगने किस तरह से जाएगी, इस पर सवाल करेंगे। और दूसरा आज का एक अहम इशू है, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक मुतनाज़ा बयान एक बार फिर दे दिया है। कोई पहली बार नहीं है कि वो मुतनाज़ा बयान देते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने कहा है कि जो कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान है उसके लिए आम माफ़ी का ऐलान है, बशर्ते कि वो आईने पाकिस्तान को तस्लीम करें और दहशत गर्दी से पीछे हट जाएं। अब आपको पता है कि रोज़ाना की बुनियाद पे जो साबिका फाटा है, जो खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बन चुका है, ख़ासतौर पे वज़ीरिस्तान एजेंसी में, वहाँ पे आए रोज़ टीटीपी, कलदम टीटीपी अफवाज पाकिस्तान पे हमले कर रही है। हर दूसरे तीसरे दिन हमारे पास हमारे अफवाज पाकिस्तान के जवानों की शहादतें, उनके ज़ख्मी होने की खबरें आती हैं। एक तरफ ये माहौल है, दूसरी तरफ वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि टीटीपी के लिए जी आम माफ़ी का ऐलान है। तो क्या आपने कलदम टीटीपी के लिए माफ़ी देने से पहले अफवाज पाकिस्तान के जो हज़ारों की तादाद में शोहदा हैं, जो APS के शोहदा हैं, उनकी रूहों से माफ़ी मांग ली है वज़ीर ख़ारजा साहब? उनके लवाहिकीन से माफ़ी मांग ली है? क्या आपने मलाला यूसुफज़ई से माफ़ी मांग ली है? अगर तो इन सब ने माफ़ कर दिया है टीटीपी को तो फिर आप भी माफ़ी का ऐलान कर दें। अगर नहीं तो फिर क्या आप बताना पसंद करेंगे कि ये आम माफ़ी का ऐलान क्या आपने शोहदा की रूहों की कॉस्ट पे जो है वो अनाउंस किया है? ये बड़ा अफसोसनाक है कि वज़ीर ख़ारजा साहब ने इस तरह का बयान दिया है। और इसके अलावा कुछ दीगर मुल्की मामलात और भी हैं, इलेक्शन कमीशन वर्सेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। सो इन तमाम टॉपिक्स पे जो है, इश्यूज़ पे जो है आज प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट एंड डिस्कशन के लिए ओपन करते हैं। मेरे पास बड़े ज़बरदस्त मेहमान आज मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा हैं, ख़ासतौर पर सिंध में अपोजिशन लीडर हैं वहाँ पे हलीम आदिल शेख साहब, वो ज्वाइन कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अली परवेज़ मलिक साहब, मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा हैं, वो ज्वाइन कर रहे हैं। MNA हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुझे ज्वाइन कर रही हैं मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा है शहला रज़ा साहिबा, और सिंध में सूबाई वज़ीर भी। हलीम आदिल शेख साहब, ये पेट्रोल की प्राइसेस आप लोग हर 15-20 दिन के बाद बढ़ा देते हैं, इस दफ़ा आपने इकट्ठा 5 रुपए का जो डज है वो आवाम को लगा दिया है। ये क्या कर रहे हैं हलीम आदिल शेख साहब? आप लोग कब तक ये तब्दीली जो है आवाम को सहनी पड़ेगी? इस तरह की तब्दीली मार दिया है आप लोगों ने महंगाई से आवाम को।
حلیم عادل شیخ صاحب. بہت زبردست آپ نے انٹرو دیا, زبردست ایجنڈا آپ نے فلوٹ کیا. میں کہنا چاہوں گا کہ کیا پیٹرول پاکستان میں آپ اپنے جواب کے آغاز میں ہی اینکر پر جو ہے, صحافی پر جو ہے حملہ آور ہو گئے, ایجنڈے کا آپ نے الزام لگا دیا ہے. یہ تو میرا حق ہے نا کہ میں آپ سے سوال کروں, اتنا تو حق دیں گے نا حلیم صاحب مجھے آپ حکومت سے سوال کرنے کا. کیوں نہیں, میرا بھی حق ہے کہ میں جواب دوں جو میں سمجھتا ہوں. ہاں لیکن ایجنڈے کا الزام تو نہ لگائے نا صحافیوں پر. ابھی آپ لوگ ابھی تازہ پی ایم ڈی اے جو ہے وہ آپ لوگوں کا اپنی موت آپ مر گیا, تو ایجنڈے کا الزام نہ لگائیں حلیم عادل شیخ صاحب. کیا ایجنڈا مطلب ہے کہ آپ کے شو کا ایجنڈا ہو سکتا ہے, آج کی ڈسکشن کا ایجنڈا ہو سکتا ہے. ایجنڈا آپ نے جب شو سٹارٹ کیا تو کوئی چلے پلان کر لیجئے, ایجنڈا کر لیجئے کچھ بھی. میرا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ نے بات کی میں آتا ہوں اس کے اوپر. میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ کاش ہم کنواں کھودتے اور پیٹرول نکل آتا, ہماری نہروں میں پیٹرول ہوتا, ہمارے دریاؤں میں پیٹرول ہوتا, پیٹرول کی بارش ہوتی, ہم اس کے کھڈے بھر لیتے, جوڑ بنا لیتے. پیٹرول امپورٹ ہوتا ہے اور لنکڈ ہے یہ انٹرنیشنل مارکیٹ سے. انٹرنیشنل مارکیٹ اوپر جاتی ہے, پیٹرول اوپر جاتا ہے. انٹرنیشنل مارکیٹ نیچے آتی ہے, پیٹرول نیچے آتا ہے. اوگرا نے تو 10 روپے کی سفارش کی تھی, لیکن پرائم منسٹر نے اس کو آدھا کیا, اور اس وقت بھی سارے ریجن میں سب سے کم ریٹ پہ پیٹرول ہے. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ پیٹرول ایک ایسی چیز ہے کہ بڑھتا بھی ہے, کم بھی ہوتا ہے. اور اب چونکہ یہ المیہ یہ ہے کہ ہمارے دور میں 18 میں پی ٹی آئی آئی اور 2019 میں کووڈ-19 آ گیا, تو کووڈ کے اثرات ہر طرف ہیں, ہر چیز پہ ہیں, ڈالر پہ ہیں, مہنگائی پہ ہیں, ٹرانسپورٹیشن پہ ہیں, ہر چیز پہ پڑ رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ پیٹرول کو آپ, میرا خیال ہے کہ یہ کوئی عام سی بات ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں ہم سیٹ نہیں کرتے. پیٹرول جیسا آتا ہے اس کے بعد پھر ٹھیک ہے, اس کے اندر اوپر نیچے کیا جا سکتا ہے, جس کی وجہ سے اوگرا نے تو 10 روپے گئے تھے. چلیں ٹھیک ہے حلیم عادل شیخ صاحب, بڑا زبردست آپ نے اپنا ڈیفنس دیا ہے, اپنی پارٹی کا ڈیفنس دیا ہے. لیکن کیا یہی عذر جب مسلم لیگ نون کی حکومت دیتی تھی اس وقت پیٹرول جو ہے 50 روپے تک, 55 روپے تک, 60 روپے تک ملتا تھا, تو وہ بھی آپ کو زیادہ لگتا تھا. 90 روپے تک چلیں وہ چلا گیا تھا, وہ بھی آپ لوگوں کو زیادہ لگتا تھا, اور آپ تسلیم نہیں کرتے تھے کہ پیٹرول کی پرائسز انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ کوریلیٹ کرتی ہیں. تو اب آپ تسلیم کرتے ہیں یہ بات؟ نون لیگ کے دور میں 87 روپے سے 103 روپے تک گیا تھا, اور 2013 میں یہ کوئی 33 روپے کا فرق پڑا تھا. تو مجھے ان کا اندازہ ہے. لازمی بات ہے کہ ایک بات عوام بھی کرتی ہے, اپوزیشن بھی کرتی ہے, سب کرتی ہے, لیکن میں نے بتا دیا کہ وہ 90 سے نیچے نہیں تھا, وہ 103 تک گیا تھا, اور تقریباً 14 سے 15 روپے کا شاید ڈفرینس آیا تھا, اور پیپلز پارٹی کے دور میں تو 36 روپے کا فرق آیا تھا. بات یہ ہے کہ یہ ریئلٹیز ہیں, اور یہ فیکٹ ہے, اس کو ماننا چاہیے, سب کو ماننا چاہیے. تو بات یہ ہے کہ لیکن یہ عوام تو بات کر سکتی جس کو نہیں پتا, لیکن اینکرز تو جانتے ہیں, لیڈرز تو جانتے ہیں. لیکن ٹھیک ہے, اپوزیشن میں سب چلتا ہے, سیاست میں سب کچھ چلتا ہے. اگر سب بات کر رہے ہیں, اپوزیشن کو وہی بات کرنی چاہیے, ملک صاحب کو وہی بات کرنی چاہیے جو وہ کریں گے, شیلا بی بی کو وہی بات کرنی چاہیے وہ کریں گی, اور مجھے وہی بات کرنی چاہیے جو میں کر رہا ہوں. نہیں, میں نے تو ایک سمپل سا سوال کیا تھا, میں نے کہا تھا پیپلز پارٹی کے دور میں کم پرائس پہ تھا وہ ریٹ, میں نے آپ کو بتا دیا. نون لیگ کے دور میں میں نے کہا 90 سے 100 روپے, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, گیا. لیکن اس وقت آپ احتجاج کرتے تھے, آپ کے اسد عمر, آپ کے وزیر اعظم صاحب کہتے تھے 45 روپے لیٹر, 50 روپے لیٹر پیٹرول ہونا چاہیے. تو پھر غلط تھے نا آپ لوگ اس وقت, یہ تو تسلیم کر لینا, یا اس وقت غلط تھے یا آج غلط ہیں؟ اس وقت انٹرنیشنل ریٹس کیا تھے؟ کیا ہم نے آج ہم 50 میں لے کے 123 کا بیچ رہے ہیں؟ اس وقت ریٹس اور تھے, انٹرنیشنل مارکیٹ اور جگہ کھڑی تھی, آج اور جگہ کھڑی ہے. اس وقت کم پہ تھی, آج زیادہ پہ ہے. میں سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت مطلب ایک اوورآل مطلب جہاں پیٹرول کی تو جہاں مارکیٹ ہوتی ہے, پیٹرول نے وہیں جانا ہوتا ہے. اس وقت ہم آپ کہیں گے جس وقت 50 میں تھا 123 کا ہو گیا, اس وقت کتنے کا آ رہا تھا؟ اس وقت جتنے میں آ رہا تھا اتنے میں جا رہا تھا, آج اتنے میں آ رہا ہے اتنے میں جا رہا ہے. یہ پیٹرول ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کرے ہمارے ملک کے مزید حالات بہتر ہو جائیں, شاید مزید سبسڈی دے سکیں, مزید اس کے ٹیکسز کم کر سکیں, مزید عوام کو ریلیف دے سکیں. لیکن جہاں ملک ہمارا پہنچا ہوا ہے اس کے اندر یہ کر سکتے تھے کہ 50% پرائم منسٹر نے اپنے پاس سے ریلیف دیا ہے. جو اوگرا نے 10 روپیز کہا تھا وہ سر یہی آپ لوگ کرتے ہیں نا, یہی آپ لوگ کرتے ہیں عوام کے ساتھ ظلم, کہ آپ لوگ سمری بھیج دیتے ہیں 10 روپے کی, 15 روپے کی, 20 روپے کی, پھر 5-6 روپے بڑھا کے کہتے ہیں کہ جی یہ لیں قوم پر ہم نے عظیم احسان کر دیا. سر یہی تو رولا ہے اس قوم کے لیے. رولا یہ کہ ریگولیٹری اتھارٹیز آزاد ہوا کرتی ہیں,
इंडिपेंडेंट होती हैं, हाँ। उसके मेंबर्स होते हैं, वो फैसला करते हैं, मेरिट के ऊपर फैसला करते हैं, उन्हें डिक्टेशन कोई नहीं दे सकता है। अच्छा, तो ठीक। आज़ाद अथॉरिटीज होती हैं, उसके डिसीजन गवर्नमेंट का होता है, उसके ऊपर डिसीजन गवर्नमेंट लेती है। वो तो अपने फैक्ट्स के ऊपर वो बात कर देती हैं और उसके ऊपर डिसीजन गवर्नमेंट लेती है। और ये देखिए, दोबारा मैं कहता हूँ, इस वक्त भी रीजन में सबसे सस्ता पेट्रोल है। ठीक है सर, वही बात हो गई ना कि पीटीआई के दौर में महंगाई जो है वो हलाल है, नून लीग पीपल्स पार्टी के दौर में महंगाई जो है वो हराम है और वो करप्शन की पैदावार है। आपके दौर में बिल्कुल वो साफ सुथरी महंगाई है, पाक और शफाफियत वाली। अली परवेज मलिक साहब, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? नहीं, मैं पूरी बात करूंगा। मैं थोड़ी सी बात आपने मुझसे पहले कही, 10 मिनट हो गए हलीम आदिल शेख साहब, आपसे बात करते हुए 10 मिनट। चले आप दोबारा, एक मिनट में क्लोज कर दूं। एक मिनट में मलिक साहब से माजरत के साथ 1 मिनट मैं आपसे लेता हूं। आपने कहा था कि पीटीआई कैसे जाएगी, पीटीआई किस अंदाज से अवाम में जाएगी। पीटीआई ऐसे जाएगी जैसे गिलगित में गई, पीटीआई ऐसे जाएगी जैसे कश्मीर में गई, पीटीआई ऐसे जाएगी कि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 42 से कोई मेरे ख्याल है 54 सीट्स आ गई, हमारे 62 सीट्स आ गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह और जैसे कंटोनमेंट बोर्ड में कराची में गई है, जैसे कंटोनमेंट बोर्ड में कराची में गई है, जैसे कंटोनमेंट बोर्ड में पंजाब में गई है, सेंट्रल पंजाब में ऐसे जाएगी। गरीदा बीबी ना ये नहीं, कड़वा हाफ तू मीठा। कराची में 14 सीटें हमने ली हैं। वी आर द नंबर 1 पार्टी, पूरे पाकिस्तान में नंबर 1 पार्टी हम है। 2015 में 14 से हमारी 42 सीटें थी पूरे पाकिस्तान में। 2015 में हम 2021 में हमारी जो है इस पर दोबारा बात कर लेते हैं, इसमें दोबारा कर, बाकी पार्टिसिपेंट्स को भी टाइम देते हैं ना, बाकी पार्टिसिपेंट्स को भी टाइम देते हैं ना। पार्टी नहीं है, मेहरबानी करें ना हलीम, जी प्लीज, मेहरबानी करें ना। अली परवेज मलिक साहब, महंगाई से शुरू करें, इलेक्शन पे बाद में आते हैं। महंगाई पे, पेट्रोल पे हलीम आदिल शेख, सॉरी अली परवेज मलिक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया गरीदा, आज आपने अपने शो में याद किया। देखें, मैं आपके सवाल पे आने से पहले 2 चीज़ों के ऊपर मुबारकबाद देता जाऊं। एक तो सहाफ़ी बरादरी को सुना है, आपका जो एहतजाज था वो रंग ले आया है और वो जो काला कानून PMDA की शक्ल के अंदर लाया गया था उसको रोल बैक किया जा रहा है और हम एग्जिस्टिंग जो इदारे हैं, एग्जिस्टिंग जो कवानीन हैं, उन्हीं के तहत हालात को बेहतर करके आगे चलाने की कोशिश करेंगे। दूसरी जो अच्छी खबर शेख साहब ने आवाम के लिए दी कि ओगरा ने तो 10 रुपए लीटर बढ़ाने की समरी भेजी थी और वहां पे वजीर आजम साहब ने सिर्फ 5 रुपए कीमत बढ़ाई है। वो इस चीज से कतई नजर के आज पेट्रोल रिकॉर्ड सतह के ऊपर पहुंच गया है, 125 रुपए का, जबकि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर वो $75 पर बैरल के ऊपर तकरीबन है। और पीपल्स पार्टी के दौर के अंदर जब $150 पे भी गया था बैरल के ऊपर, तब भी वो ये कीमतें वहां पे मौजूद नहीं थी। तो चलें, इन दोनों चीजों की आपको मुबारकबाद हो। अच्छा, अब जो आपका सवाल कि जो ये डॉलर की उड़ान है या जो महंगाई का एक समुंदर आपके सामने एक तूफान नजर आ रहा है, इसके पीछे क्या वजूहात हैं, और मैं यकीन माने कोशिश करूंगा कि इसमें कोई पॉजिटिव आपके व्यूअर्स के लिए कोई एस्पेक्ट छोड़ के अपनी बात में जाऊं। और मैं इस बहस में नहीं जाऊंगा कि कौन सा लीडर डी चौक के ऊपर कंटेनर पे खड़ा होकर कहता था कि डॉलर की कीमत जब 1 रुपए बढ़ती है तो समझो चोर हुक्मरान आ गए हैं। कौन वो आके कंटेनर के ऊपर बात करता था कि जब महंगाई आती है तो समझो चोर हुक्मरान आ गए। मैं इस रिटोरिक से बाहर निकल के आपसे कंस्ट्रक्टिव बात करना चाहूंगा। देखें, गुजारिश इस तरह से है कि ये जो डॉलर का मामला है और ये जो बाकी की सारी चीजें हैं ना, ये आपस में इंटरलिंक्ड हैं। जो हमारी वजह, जिसकी वजह से आप देख रही हैं ये महंगाई आ रही है और डॉलर और महंगा हो रहा है, उसकी बुनियादी वजह ये है कि हमने अपने घर को इन ऑर्डर नहीं किया। ये डॉलर का महंगा होना इज जस्ट सिम्टम, अलामात है एक बीमारी की। ये बीमारी इन इट सेल्फ नहीं है। जो बीमारी है वो ये है कि इस मुल्क के अंदर आज रिकॉर्ड महंगाई है और हम उसको किसी भी तरह कंट्रोल करने में कामयाब नहीं हुए। और इस महंगाई का जब आप मुआवजा करते हैं अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ, जिनके साथ आप तिजारत करते हैं, और आप देखते हैं कि पाकिस्तान में महंगाई की सतह ज्यादा है बनिस्बत उनके, तो आपका ऑटोमेटिकली करेंसी के ऊपर प्रेशर आता है। और वही चीज आपने देखी कि डॉलर 170 रुपए को टच करके आया। अच्छा, जब डॉलर 170 पे जाता है तो आपकी इंपोर्टेड महंगाई आती है। तो ये एक विशेष साइकिल के अंदर आप फंस चुके हैं, जिसके अंदर से आपको निकलने की जरूरत है। अपनी पॉलिसी को ठीक करने की जरूरत है ताकि हम इन मामलात को कंट्रोल कर सकें। इसके ऊपर सोने पे सुहागा इन्होंने एक और जो काम किया है वो ये है कि IMF के आगे जाके तय करके आगे हैं कि हम मार्केट के अंदर कोई मीनिंगफुल वे के अंदर इंटरवीन नहीं करेंगे, जबकि मार्केट को पता है कि आज IMF का प्रोग्राम जो है वो सस्पेंडेड है और इस हुकूमत ने आगे 20-22 बिलियन डॉलर की रीफाइनेंसिंग करवानी है मार्केट के अंदर। तो जब इस किस्म की सूरत हाल हो तो सबको पता चलता है कि सट्टेबाज आके अपनी पोजीशंस लेना शुरू करते हैं और आपके मुल्क के अंदर डॉलर की इसी किस्म की उड़ान होती है जो आपके सामने आ रही है। अब जो गुजारिश
गुजारिश है, मैं सिर्फ हलीम आदिल शेख साहब से जो इख्तिताम इस बात का करते हुए गुजारिश ये करूंगा कि काइंडली अपने डिनाइल से बाहर आ जाएं। जो ये समझते हैं ना कि सब कुछ ठीक ठीक है और लोग यहाँ पे दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, इस चीज से बाहर आ जाएं। गलती को पहले एक्नॉलेज करें। जब गलती को ओन कर लेंगे तो यहाँ पे इनको ऐसे जहन भी मिल जाएंगे, ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो इनकी मदद करके इस मुश्किल हालात में बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे। अगर ये अपना सारा का सारा नालायकी का बोझ इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर डालते हैं, पेट्रोल की कीमत के ऊपर और टैक्स लाद के डालते हैं, बिजली को और महंगा करके लाते हैं, तो इसका नतीजा यही निकलेगा जो हमने पिछले 3 साल के अंदर देखा। तो खुदारा होश के नाखून ले। इस मुल्क के अंदर गरीब ऑलरेडी पिस चुका हुआ है। जो आप बातें करते थे ना कंटेनर के ऊपर कि मैं अमीर को टैक्स नेट के अंदर लेके आऊंगा, जाए उसके ऊपर हमें कुछ करते हुए नजर आए। और यकीन माने अगर आप उसके ऊपर जरा सा भी अपना कोई काम करते हुए नजर आएंगे ना, चाहे 20% हो, 30% हो, 40% हो, तो आज एक गरीब की यहाँ पे मुश्किलात बहुत कम होंगी। अली परवेज मलिक साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगी। अली साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगी। ऑपोजिशन भी तो कुछ करती भी नजर आए ना, ये सवाल लेके दोबारा आपके पास आऊंगी। लेकिन अली साहब, मैं आती हूँ, मैं जरा नहीं दोबारा आती हूँ ना, जरा शैला साहिबा से जवाब ले लूँ, काफी देर से खामोश बैठी हुई है। शैला रज़ा साहिबा, क्या कहती हैं आप? पेट्रोल महंगा हो गया, लेकिन इसकी जिम्मेदार एक तो गुज़श्ता हुकूमतें हैं, आपकी करप्शन है, और दूसरा महंगाई का आपकी जिम्मेदार है करप्शन की जो बाकी गुज़श्ता हुकूमत ने की है। और अब इंटरनेशनल प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा शोर ना मचाए ऑपोजिशन, इंटरनेशनल प्राइसेस को देख ले पहले ज़रा। शैला साहिबा, बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहती हूँ कि ये बात सबको नज़र में रखनी चाहिए। अली ने भी की, मैं इंडोर्स करती हूँ कि हमारे दौर में तो $150 पर बैरल तक चली थी। हाँ। लेकिन आपने देखा होगा कि हमने इतनी कीमतें नहीं बढ़ाई, और आज जब हम ये कह रहे हैं, और हमारे दौर में और हमारे दौर के बाद ये कहा जाता था कि असद उमर जो है वो हिसाब लगा के दिया करते थे कि 45 रुपए का होना चाहिए। तो अब दूसरी बात जो है वो ये है कि अब करप्शन की भी बात इनसे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ये रिपोर्ट है कि 117 से पाकिस्तान का नंबर 123 हो गया। और सिर्फ एक पेट्रोल की वजह से जो हमारे यहाँ लिंक्ड एक महंगाई होती है, उसका तो आप पहले ही अगर देखें तो डॉलर, जिसको इनके केपी के एक वजीर कहते हैं कि डॉलर बढ़ने के अगर आप ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट को कोट करेंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुबैना करप्शन के बारे में, तो फिर सिंध में करप्शन के हवाले से तो अदालतों के फैसले मौजूद हैं, अदालतों के रिमार्क्स मौजूद हैं, वो चीफ जस्टिस साहिबान ने क्या कुछ कहा है वो सब मौजूद है। मैं ये कहूँगी कि रिमार्क्स देना एक अलग बात है, हमें किसी एक चीज़ पे डिसीजन ज़रूर दे दें, वरना रिमार्क्स देते रहे। 11.5 साल आसिफ साहब भी जेल में रहे, साबित कुछ नहीं हो सका, बाद में सदर पाकिस्तान भी बने। तो रिमार्क्स तो बहुत हैं, हमें फैसला चाहिए। हमने तो ये भी रिमार्क सुना था कि डाइन भी अपने बिल में अपने साथ घर छोड़ के करती है, फिर इस पे कोई रिमार्क नहीं आया कि पटिशनर ने केस आगे क्यों नहीं बढ़ाया। हमने तो अदालत में ये भी देखा कि आज़म सवाती हमारे हज मिनिस्टर के खिलाफ जब गए तो उन्होंने कुरान पे हलफ दिया कि मेरे पास सबूत हैं। ऑनरेबल अदालतों ने 4 साल तक उन्हें नहीं बुलाया और वो उन्होंने भी कोई सबूत नहीं दिया कुरान पे हाथ रखे। और उसके बाद जब हमारी हुकूमत ख़त्म हो गई तो जनाब हामिद काज़मी साहब जो हैं वो बाइज़्ज़त बरी हो गए। तो हम तो मुस्तकिल अदालतों के सामने खड़े, गरीदा हमसे ज़्यादा कौन जो है अदालतों में खड़ा होगा। अभी मैं नैब में गई हुई थी, क्योंकि जो मुझे मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स दिए थे एज गवर्निंग बॉडी के मेंबर के मुझे बताए गए, उस मिनट्स के मुताबिक उसमें कुछ नहीं था, लेकिन मुझे 33 सवाल भेजे गए। फिर मुझे FIA में भी बुलाया गया कि मुझे किसी ऐसे शख्स ने जिसका मेरे पास नाम सेव नहीं है एक वीडियो क्यों भेजी। तो ये छोड़ दें आप, हम खड़े में अदालतों के सामने, हम भागने वाले नहीं हैं। हम इससे लेने वाले नहीं। सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ शैला साहिबा, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। एक तो मैं चाहती हूँ कि आप स्काइप पे आ जाएं ताकि वीडियो पे आ जाएं, उसका इम्पैक्ट ज़ाहिर है आपको पता है बहुत ज़बरदस्त होता है। और दूसरा एक ब्रेक भी लेनी है, वापस आपसे ही आएंगे शैला साहिबा। तो लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक। शैला रज़ा साहिबा, हलीम आदिल शेख साहब, अली परवेज मलिक साहब प्रोग्राम में मौजूद है। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन विल कम बैक।
जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी शैला साहिबा, बात मुकम्मल कर लीजिए। तो मैं यही कह रही हूँ कि मुल्क का जो करप्शन में नंबर है वो 117 से 123 पे आ गया। इसको दीगर हवालों से भी चेक किया जा सकता है। और जो सूरत हाल है, ऑपोजिशन एलएनजी की हाई प्राइस पे क्यों लिया उस पे नैप में खड़ी है और हुकूमत उससे ज्यादा महंगी एलएनजी खरीद रही है। ये भी एक रिकॉर्ड है कि सबसे महंगी एलएनजी इस दौर में खरीदी जा रही है। इस फिस्कल ईयर में जो चल रहा है, जो हमने कर्जा लिया है वो पिछले साल से डबल है, 17 अरब से ज्यादा, और इसकी शरह सूद भी जो है वो 7 है। और हाल ही में हमें पता चला है कि ये जो कर्जा है ये हमारी जीडीपी के इक्वल होता जा रहा है। और सारी सूरत हाल में जो सबसे बड़ा मसला है कि आटा इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन कीमत पर है, चीनी बुलंद तरीन कीमत पे है। तो अब हर चीज बुलंद है माशाल्लाह से, सिवाय अवाम के। अवाम जो है ना वो जमीन से लग गए हैं, एहतजाज भी नहीं कर सकते। अपोजिशन के माजरत के साथ शहला साहिबा, अपोजिशन के भी बुलंदो बांग खोखले दावे बड़े बुलंद हैं। आप लोग बड़ा कहते हैं जी हम एहतजाज करेंगे। ये बता दें पिछले 3 सालों में, चौथे साल में दाखिल हो गई है गवर्नमेंट, इन 3-4 सालों में कोई एक बड़ा एहतजाज आप लोगों ने इस्लामाबाद में किया हो? ये किस किस्म की अपोजिशन है? मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा की जब हुकूमत थी तो कितने बड़े बड़े एहतजाज नवाज शरीफ साहब, मुस्लिम लीग नून आपकी गवर्नमेंट के खिलाफ करती थी, फिर पीएमएलएन की गवर्नमेंट साइंस पीपल्स पार्टी इतने बड़े बड़े एहतजाज करती थी। कहाँ है अपोजिशन? ये तो बताएं, अपना किरदार तो बताएं आवाम को। अच्छा देखिए, ऑपोजिशन ने असेंबली के अंदर और बाहर, चाहे डिवाइडेड फॉर्म में हो या जितने आप लोग ट्विटर पे बयानात देते हैं, मजम्मत कर देते हैं, आटा बढ़ गया मजम्मत करते हैं, घी बढ़ गया मजम्मत करते हैं, चीनी की प्राइस बढ़ गई मजम्मत करते हैं, बस ये ट्विटर पे बयानात दे के आप लोग चुप हो जाते हैं। नहीं, जितने जो देखें आइन की हद में रह के जितनी मुखालफत और इंडिकेट किया जा रहा है, मसाइल को हाईलाइट किया जा रहा है, वो सबके साथ है। गैर आईनी तरीका हम नहीं कर सकते कि इदारों पे कपड़े लटका के इदारों पे लानत भेजें, फिर उंगली का इंतजार। एहतजाज करना कौन सा इस्लामाबाद में एहतजाज करना? कोई बड़ा एहतजाज आप लोग अवाम को निकाल के इस्लामाबाद में किया है आप लोगों ने? ये बताएं। देखिए, इस्लामाबाद में नहीं किया, लेकिन मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में एहतजाज किया गया है जलसों की शक्ल में। यही तो बात है शैला साहिबा, माजरत के साथ ऑपोजिशन का किरदार मैं मान लेती हूँ आपकी बात कि ऑपोजिशन ने वो नहीं किया कि लश्कर कशी करके इनसे इस्तीफा मांगे। अदरवाइज ऑपोजिशन ने जो है, मैं समझती हूँ कि हाईलाइट किया है। अच्छा चलें, ठीक है, आप कह रही हैं, आपका राइट है कि आप उसको डिफेंड भी करें। हलीम आदिल शेख साहब, हाँ, हो सकता है वो इतना उसका इम्पैक्ट ना हो जैसे कि लोग चाह रहे हैं, हो सकता है वो इतना स्ट्रांग ना हो जिस तरह लोग चाह रहे थे, तो वो एक अलग है, वो आप कर सकती हैं। हलीम आदिल शेख साहब, बात घूम फिर के वहीं आ जाती है आपकी गवर्नमेंट की गवर्नेंस, आपकी गवर्नमेंट की मुबैना नाअहली के हवाले से, करप्शन इंडेक्स के हवाले से, फूड इन्फ्लेशन के इंडेक्स के हवाले से, अनएम्प्लॉयमेंट का इंडेक्स, सो मच सो मीडिया फ्रीडम के इंडेक्स के हवाले से। लेकिन चले, मीडिया फ्रीडम अब बाद में कर लें, अवाम की बात पहले कर लें। सबसे पहले तो मैं अपनी बहन शैला का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, शैला आपा का, कि उन्होंने मुझे याद दिला दी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। मैं तो कोई और टॉपिक सोच रहा था। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इसी 1.5-2 महीने के अंदर 3 बड़े स्कैम सिंध गवर्नमेंट के दिए हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जी मलीर एक्सप्रेस वे में 100 अरब रुपए का काला धंधा किया जा रहा है, उसका डिजाइन तब्दील करके, उसकी जमीनें ऊपर नीचे करके 100 अरब रुपए। मैं नहीं कह रहा, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रहा है। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कहा कि थर में आरओ प्लांट जो थर के प्यासे लोगों के लिए, मासूम लोगों के लिए, जिसमें पहले 7.5 अरब की करप्शन हुई थी, उसको लगाने में आरओ प्लांट के पैसे खा गए थे। और वो जीआईटी की रिपोर्ट आई होगी कि उससे नाश्ता आता था किसी का, वो भी आपको याद होगा। अब उसकी मेंटेनेंस के ऊपर दोबारा 1 अरब रुपए का टीका लगा दिया गया। और ओसिस, एक उमर जबरान हुआ करते थे ओएसिस कंपनी, उसकी ने उसमें करप्शन की और स्टिल वो जारी है। और 1 अरब का टीका उसमें लगाए, मैं नहीं कह रहा, ये भी ट्रांसपेरेंसी कह रही है। और सबसे जबरदस्त चीज, ट्रांसपेरेंसी ने आज से 3 रोज कबल से वजीर आला साहब को खत लिखा है कि एक डेस्क
फरीदा आप भी किसी कुर्सी पे बैठी होंगी, कभी देखी है कोई डेस्क 29,000 रुपए की? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कहा है कि एक डेस्क 2019 में 5,500 की सिंध हुकूमत को मिल रही थी, अब वो सिंध हुकूमत 29,000 में खरीद रही है और 3 अरब रुपए का टीका एजुकेशन की डेस्कों के नाम पर लगाया जा रहा है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। जब पीपल्स पार्टी के लोग करप्शन वरप्शन का जिक्र करते हैं तो हंसी भी आती है। और आपको पता है हमारे क्या क्या अनहोनियां होती हैं। मच्छरदानियों के लिए 22 करोड़ जारी होते हैं, चारे के लिए 25 करोड़ जारी होते हैं, और सिंध के लोगों को अरे भाई भैंसें बकरियां मुर्गियां देने का तो हमने कहा था गरीबों को देंगे। इन्होंने कहा कि भैंस मुर्गी बकरी नहीं दी कि जी पहले सिंध के लोगों को ट्रेन करना है कि भैंस कैसे पालनी है, बकरी कैसे पालनी है, मुर्गी कैसे पालनी है। 35 करोड़ रुपए उसके लिए जारी कर दिए कि भैंस बकरी पाल लो। ड्यूरिंग कोविड NICVD में 5 करोड़ के एयर टिकट्स के ऊपर खर्च हो गए, जहाज बंद थे। NICVD जो कहते हैं कि शायद पूरी दुनिया से इलाज कराने आते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं जब ये बात करती है पीपल्स पार्टी करप्शन की, मैंने बता दिया अपनी बहन को कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का हवाला दे दिया। मुझे बिल्कुल नाराज नहीं होगी, उन्होंने हवाला दिया, मैंने किया जो उन्होंने कहा। तो मैं कहना चाहता हूं कि आपने बात की कि हमने तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। कोविड-19 के बाद 260 अरब आप बताइए किसने दिए गरीबों को? आज पूरी दुनिया में इकोनॉमी आज जो कोविड से कम तरीन मुतासरा तीसरे नंबर पे पाकिस्तान है, जो इस वबा से अल्लाह ताला ने हमें निकाला है। और लाजमी बात है कि अल्लाह ताला ने हमें निकाला। एक तरफ आप कहते हैं कि कोविड से सबसे कम तरीन मुतासरा मुल्कों में है, फिर आप कोविड का बहाना भी बना देते हैं कि जी हमारी इकोनॉमी इसलिए बर्बाद हो गई क्योंकि कोविड आ गया। सर कोई एक आप लोग रीजनिंग देना, कोई एक आप लोग एक्सक्यूज दें। और कोविड ने जो है बिल्कुल अफेक्ट किया दुनिया भर की इकोनॉमीज को, लेकिन शुरू के 5-6 महीने 8 महीने तक, उसके बाद सारी इकोनॉमीज ने रिकवर करना शुरू किया। आपका तो फूड इन्फ्लेशन, मुझे ये बताएं 2018 के इलेक्शन के बाद, गवर्नमेंट बनने के बाद अगले 3 महीनों के अंदर अंदर फूड इन्फ्लेशन क्या था? देखिए कोविड डिफरेंट चीज है। मैं जो बताना चाह रहा हूं आपको कि जिस तरीके से उसकी हैंडलिंग हुई है, जिस तरीके से कोविड की हैंडलिंग हुई है, उसके अंदर पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पे हम लोग हैं। शायद दूसरे पे न्यूजीलैंड है, एक पे पता नहीं कौन है, और तीसरे पे हम लोग हैं, पाकिस्तान है। तो मैं इसके बावजूद मैं बताना चाहता हूं कि गरीबों का ख्याल रखा गया। आज कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत लोग गरीबों को, मतलब यूथ को आटा बता दें किस कीमत पे है। शाला बहन, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं खरीदा बात कर रही हूँ, अच्छा, इनका तो एजेंडा है, चलता है इससे। तो खरीदा आज फुल मूड के अंदर है। मैंने कहा ना ये तो आज इनसे भी निपटना पड़ रहा है आप दोनों के साथ, खरीदा बहन से। मेरे सवाल तो होंगे, मेरे सवाल होंगे, आप कीजिए। मैं भी मुस्कुराते हुए जवाब दे रहा हूँ, अभी बर्दाश्त कर लीजिए। जवाब बड़ी मेहरबानी हक है, सवाल करना आपका हक है। लाजिमत हम किसी से एक दूसरे का हक नहीं छीन सकते, जो दिल करे सवाल कीजिए। यही तो मसला है ना, आप मुस्कुराए जा रहे हैं, आप मुस्कुराए जा रहे हैं, अवाम रोई जा रही है, रोती जा रही है, रोती जा रही है। ऐसे जुल्म ना करें। आप क्यों चाहती है कि हमारे चेहरे पे फिटकार आए? हमने ऐसे गंदा काम ही कोई नहीं किया। हमने अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क को बेहतर लेकर जा रहे हैं। हमारे इसलिए फिटकार नहीं है कि कोई करप्शन नहीं की, कोई छाबड़ी वाला नहीं है हमारे साथ, कोई ठेले वाला नहीं है, कोई टीटी वाला नहीं है, ऐसी कोई बुराई हमारे जिम्मे नहीं लगी हुई। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह अवाम को भी अल्हम्दुलिल्लाह आज एग्रीकल्चर ठीक हो रहा है, आज अवाम बेहतरी की तरफ जा रही है। इस मुश्किल वक्त में भी हम अच्छे अंदाज में निकल रहे हैं, इस मुश्किल वक्त से, और जितना मुमकिन हो सकता है। आज देखिए, आज बिल्कुल ठीक बात है, अगर अवाम इतने बुरे हाल में होते तो भाई हमें नहीं देते ना कश्मीर में देते, ना जीबी में देते, ना कैंटोनमेंट में वोट देते, उठा के बाहर फेंक देते हमें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अवाम ने दोबारा किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह आप देखिएगा इंशाअल्लाह 2/3 मेजॉरिटी के साथ इमरान खान आएंगे अगले इलेक्शन में। 2/3 मेजॉरिटी लिख लीजिए कहीं, इंशाअल्लाह। जिस अंदाज से इमरान खान साहब लोगों के दिलों में जा रहे हैं, आज इस कौम को गैरतमंद कौम के तौर पे लोग कहते हैं अपनी बहनें बेटियां भेज देते हैं। हलीम साहब, नाउ आई हैव टू गो टू अली परवेज मलिक साहब। ठीक है हलीम साहब, नाउ आई हैव टू गो टू अली परवेज मलिक साहब। अली साहब जरा आप मुझे अपना जवाब देना, ऑपोजिशन के किरदार का तो जवाब दें। अभी पेट्रोल बढ़ा है, इतना ज्यादा एकदम से झटका लगा दिया आवाम को, लेकिन आपकी जमात, ऑपोजिशन जमातें सिर्फ ट्विटर पे बयानात दे देती हैं, जी हम मजम्मत करते हैं, हम एहतजाज करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। ये कहाँ की ऑपोजिशन कर रहे हैं आप?
دیکھیں آپ کے سوال پہ میں بعد میں آؤں گا. پہلے جو حلیم عادل شیخ صاحب نے احتساب کے اوپر بات کی, اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر بات کی, اور اس کے بعد اپنی مقبولیت کی بات کی نا, پہلے میں ذرا اس کا جواب دے دوں. دیکھیں, اور میں آپ سے جو پہلے سیگمنٹ میں بات کی, میں فضول کی بحث میں نہیں چاہوں گا. یہاں پہ نہ میرا یہ کام ہے کہ میں لوگوں کی بغیر کسی ثبوت کے پگڑیاں اچھالوں, اور نہ میں یہ کروں گا. گزارش اس طرح سے ہے کہ حلیم عادل شیخ صاحب کے مطابق تو سندھ گورنمنٹ کے اتنے اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں, تو مجھے بتائیں کیا حکومت کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے میڈیا سرکس لگائیں؟ کیا ان کو چاہیے نہیں ہے کہ نیب جیسے ادارے جس کو یہ سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال کرتے ہیں, سپریم کورٹ کے فیصلے پڑھ لیں, ان کو مضبوط کریں اور ان کو یہ ریفرنسز دیں تاکہ جا کے سزائیں ہوں. یہاں پہ ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ باتیں کرنے کا کیا مقصد ہے؟ میری تو اس کی کوئی سمجھ نہیں آئی. اچھا, اب دوسری بات, ماشاءاللہ کہتے ہیں ہم مقبول بہت زیادہ ہیں, تو میں ان سے گزارش یہ کروں گا, ابھی تازہ وہ چھاونیوں کے الیکشن کنکلوڈ ہوئے ہیں, اور اس دفعہ جو ایک سہولت ہو گئی تھی وہ یہ کہ یہ الیکشنز اس دفعہ پارٹی بیسس کے اوپر ہوئے تھے. تو کائنڈلی ذرا ایک دفعہ ان ریزلٹس کے اوپر بھی تو نظر جڑا لینا, اور ان کو پتا چل جائے گا کہ ان کی پارٹی کی کیا مقبولیت عوام کے اندر آج موجود ہے. میں آپ کو دیکھیں, سندھ کی بہتر شیلا رضا صاحبہ جواب دے دیں گی, میں آپ کو پنجاب کی صورتحال بتا دیتا ہوں. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ شادر نادر آپ کے ذہن میں کوئی ایسے موقع آئیں گے کہ جو حکومت وقت ہوتی ہے وہ اس کی نفرت اتنی زیادہ عوام کے اندر بڑھ جائے کہ جو بلدیاتی الیکشنز ہیں وہ بھی وہ جا کے ہار جائے. تو گزارش یہ, لاہور کے اندر تقریباً جو 19 وارڈوں کے اوپر یہ الیکشن ہو رہے تھے, آج کے جو مقبول حکمران ہیں وہ تقریباً وہاں پہ مشکل سے 2 سیٹیں نکال چکے ہیں. بلکہ ہمارا جو ایک ایسی وارڈ جس کے اندر جب ہماری حکومت تھی ہم اس وقت بھی وہ وارڈ نہ جیت سکے تھے, وہ اس دفعہ ہم نے وہ بھی نکالی ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا, یہ وہی جگہ تھی جہاں پہ یہ الیکشن ہو رہا تھا جہاں پہ عمران خان صاحب کو لاہور کے جنرل الیکشن کے اندر 2018 میں 1000 سے کم ووٹوں کی لیڈ سے جتایا گیا تھا. اور اس کے بعد 40-45 دن کے بعد جب ضمنی الیکشن ہوا تھا, کیونکہ انہوں نے وہ سیٹ خالی کر دی تھی, تو وہاں پہ خواجہ سعد رفیق صاحب نے ان کی حکومت کے امیدوار کو وہاں پہ 10,000 کی ووٹوں کی لیڈ سے ہرایا تھا. اور آج ان کی صورتحال یہ ہے کہ 2 ووٹیں 20 میں سے یہ جیتے ہیں. گزارش یہ ہے, میں ختم کر رہا ہوں. دیکھیں اصال, اچھا چلیں واپس آپ کی طرف ہی آؤں گی, یہاں پہ آپ کو ڈراپ کر کے نہیں جا رہی ہوں. لیٹس ٹیک اے شارٹ کوئک بریک, واپس آتے ہیں علی پرویز ملک صاحب سے تفصیلی جواب لیتے ہیں. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی علی پرویز صاحب. جی میں آپ سے گزارش یہ کر رہا تھا کہ تو لوگوں نے جو ابھی ریسنٹلی ان کی مقبولیت کے اوپر اپنا فیصلہ سنایا ہے نا, وہ اس کو یاد رکھیے گا کہ یہ پارٹی بیسس کے اوپر الیکشن ہو رہے تھے. اور پاکستان مسلم لیگ نواز کی پنجاب میں جو ایک سالڈ پرفارمنس کا ٹریک ریکارڈ موجود تھا, لوگوں نے اس کا موازنہ آج کے وسیم اکرم پلس کے پنجاب کے ساتھ, جس کے اندر جدھر نظر دوڑاؤ آپ کو کوڑا کچرا پانی کا ڈھیر, کیونکہ آپ جانتی ہیں اس وقت جب یہ الیکشن ہو رہے تھے بارش بھی تھوڑی بہت ہو رہی تھی, تو وہاں پہ سڑکیں جو تھیں وہ ندیوں کا وہاں ایک سما تھا وہاں پہ. تو ان چیزوں کو دیکھ کے ابھی تازہ فیصلہ ہوا ہے, تو شیخ صاحب کو کہیں پتہ نہیں یہ خام خیالی کی دنیا سے باہر آ جائیں. اب جو گزارش آپ نے سوال کیا کہ جی اپوزیشن کا کردار, دیکھیں شیلا رضا صاحبہ نے بالکل وہاں پہ آپ کو ٹھیک کہا. ہم نے بھرپور انداز کے اندر کوشش کی ہے ایوان کے اندر بھی اور ایوان کے باہر بھی لوگوں کے مفادات کو بچانے کے لیے بھرپور احتجاج کریں, ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں. اس کے اندر کچھ ہماری اپنی تحریک کے اندر جو آپ جانتی ہیں پی ڈی ایم کے جھنڈے تلے ہو رہی تھی, اس کے اندر کچھ نہ کچھ فریکچرز آئے ہیں. چھوڑ دے پی ڈی ایم کو, علی پرویز صاحب چھوڑ دے پی ڈی ایم کو. مجھے بتائیں پچھلے 3 سالوں میں لاہور میں کون سا بڑا احتجاج کیا ہے پی ایم ایل این نے مہنگائی کے خلاف پچھلے 3 سالوں میں, یہ بتا دیں صرف. بھرپور ہوئے ہیں. میں آپ کو بھیج دوں گا بڑی دفعہ. جی نہیں بالکل, دیکھیں میں اور یہ پی ڈی ایم کے الیکشن جلسوں کو احتجاج نہ کہیں, پی ڈی ایم کے 1-2 جلسوں کو احتجاج نہ کہیں. شہباز شریف صاحب کی ہدایت کے اوپر, حمزہ شہباز شریف صاحب کی ہدایت کے اوپر ہم نے جو یہاں پہ مہنگائی کے جو احتجاجی کیمپس تھے وہ لاہور کے بڑے چوکوں کے اوپر کئی دفعہ لگا چکے ہیں. کوئی منظم کیمپین آپ لوگ مہنگائی کے خلاف نہیں چلا سکے. وزیر اعظم عمران خان 2013 میں آپ کی گورنمنٹ آئی تھی, 4-5ویں مہینے اسلام آباد پہنچ گئے تھے وہ مہنگائی کے خلاف احتجاج لے کے. اس طرح ہوتی ہے اپوزیشن جیسے عمران خان صاحب نے کی. عمران خان صاحب جو احتجاجی تحریک لے کے آئے تھے, کیا
آپ کی وہ اسکرینوں کے اوپر جو امیجز چلتے تھے کہ وہ خالی کرسیوں سے خطاب کر رہے ہوتے تھے وہ ہم بھول گئے. خدا کے لیے ایسا نہ کریں. میں آپ کی یہاں تک تو بات ماننے کو سر ناکو چنے تو آپ کو چبا دیے تھے عمران خان صاحب نے اپوزیشن کرتے ہوئے, تو اسی قسم کی کر لیں اپوزیشن بھی عمران خان صاحب سے سیکھ لیں. سن لیں, میں اپنی بات کو اختتام کرتے ہوئے گزارش کروں گا. میں آپ کی بات مان رہا ہوں کہ اگر ہمارے اندر اس قسم کی آپس کے اندر یہاں پہ ٹینشن یا جگت بازی یا اس قسم کی چیزیں نہ شروع ہوتی تو شاید حالات اور مختلف ہوتے اور آج ہم ان کو گھر بھیج چکے ہوتے. تو میں شیلا رضا صاحبہ سے بھی اور اپنی پارٹی سے بھی اپیل کروں گا کہ اپنے گربان کے اندر جھانکیں اور جو غلطیاں جس مرضی طرف سے ہوئی ہیں اپوزیشن کی صفوں کے اندر آئیں ان کو سمیٹنے کی کوشش کریں تاکہ لوگوں کو مہنگائی سے چھٹکارا حاصل دلوانے کے لیے ان نالائکوں کے خلاف اکٹھے ہو کے ہم ایک بھرپور احتجاج کر سکیں. یہاں تک میں آپ سے مانتا ہوں بات کو. سر اگین میں آپ سے ڈس ایگری کروں گی اور ریسپیکٹفلی ڈس ایگری کروں گی کہ عمران خان صاحب نے سنگل ہینڈڈلی فرد واحد کے طور پہ اپوزیشن نبھائی تھی. آپ بھی اگر اپوزیشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پیپلز پارٹی کی طرف نہیں دیکھنا پڑے گا. کسی کا کندھا استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پنجاب میں آپ کی پریزنس ہے, آپ کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے عوام کو دینے کے لیے کہ آپ نے کم از کم پنجاب کے لیول پہ ایک بہت بہترین اگریسو اپوزیشن کیوں نہیں کی. اس کا جواب 2023 میں آپ کو دینا پڑے گا. حلیم عادل شیخ صاحب, بالکل پروگرام کے اینڈ پہ ہم آ رہے ہیں. میری باری ہے. اچھا ٹھیک ہے شیلا صاحب آپ جواب دیں. میں بہت دیر سے نہیں بات بالکل آپ بات کریں. میں ذرا ایک نیا ٹاپک سنگل ہینڈڈلی جو ہے میں نہیں مانتی. اگر ان کے ساتھ کسی کا اوپر ہاتھ نہ ہوتا تو آپ لوگ اتنے مجبور نہ ہوتے کہ خالی کرسیاں دکھانے کے بجائے ان کا خطاب دکھاتے. اور فائنلی انہیں وہ تام تومڑا سمیٹنا پڑا تھا. حکومت نے مدت کی تھی. ان کے اوپر سب کا آج بھی ہاتھ ہے. اگر اپوزیشن ناکام ہے, آپ کے ساتھ عوام نہیں ہے, عوام نہیں ہے آپ کے ساتھ, ریلیف دے. ان کا یہ کام ہے کہ اگر ان کی اپوزیشن نہیں بھی ہے تو عوام کو ریلیف دیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. دوسرے جو سندھ میں رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ حلیم صاحب ایک دفعہ ریلیف منسٹر یا کچھ رہ چکے ہیں. کیا اس وقت کوئی آر او پلانٹ تھا گھر میں؟ یہ ہم نے 700 سے زیادہ لگائیں. ڈراؤٹ ہوگا تو آر او پلانٹ جو ہے اس میں مسائل آتے ہیں. پانی جب آ جاتا ہے تھوڑا زمین کے اندر, آر او پلانٹ کو دوبارہ پیسہ لگا کے ٹھیک کرنا پڑتا ہے. نہ آپ نے کبھی گندم باٹی فری آف کاسٹ, نہ آپ کو آر او پلانٹ کا کوئی کانسیپٹ تھا. دوسری بات, جو ہمارے ہاسپٹلس کے سسٹم ہے, جو آپ احساس کہتے ہیں جس کو باہر عدالت کے, اور آپ کے اٹارنی جنرل وہاں جا کے BIS بھی کہتے ہیں, وہ بجٹڈ پروگرام ہم نے شروع کیا تھا, اس کو آگے ٹھیک کرنا تھا, بڑھنا تھا, وہ آپ کر رہے ہیں. افسوس کی بات ہے کہ آپ کی اچھی حکومت میں غریب بڑھے, کم نہیں ہوئے کہ آپ کو زیادہ پیسے بانٹنے پڑے. دوسری بات جو یہ ہے, جو نئے اسکینڈل ہے یا کچھ ہے, دونوں منسٹر جواب دے ہیں, وہ آج کل جواب دے رہے ہیں. آپ ہمیں بتائیں آپ اس کو عدالت میں کب لے جا رہے ہیں, نیب میں اس کو کب لے جا رہے ہیں. ہم آپ کے حاضر رہیں گے. اسٹے نہیں لیں گے پارٹی فنڈنگ کیس کی طرح, اسٹے نہیں لیں گے فیصل واؤڈا کے کیس کی طرح, اور نہ ہی علیمہ باجی کی طرح بھارو بھار ڈیل کریں گے. ٹھیک ہے. اور ہماری ان باتوں کی وجہ سے آپ اس سے مبرہ نہیں ہو سکتے کہ آپ نے مہنگائی بڑھائی, آپ نے پیٹرول کی قیمت بڑھائی, آپ نے LNG مہنگی خریدی, آپ نے آٹا چکنی ہر چیز مہنگی کر دی. آپ اس سے ہٹ نہیں سکتے. ٹھیک ہے, حکومت نا اہل ہے اگر اپوزیشن کے مطابق, تو معذرت کے ساتھ اپوزیشن کی بھی نا اہلی ہے. چلے صاحبہ بات مکمل ہو گئی آپ کی, میں حلیم صاحب کی طرف جاؤں. جی میں سمجھتا ہوں کہ ملک صاحب کی بات سن کے میں بڑا خوش ہوں کہ آج وہ جو وزیر اعظم کے خواب دیکھتے تھے, آج لگتا ہے کہ لاہور کا میئر بننے کے خواب ان کا آخری خواہش رہ گئی ہے. ایک GT روڈ تک محدود ہونے والی پارٹی لاہور کی چند سیٹوں کے اوپر اتنی بغلے بجا رہے ہیں کہ لگتا ہے کہ شاید زندگی میں اس سے بڑی کامیابی مل نہیں سکتی. یہ وہ پارٹی جو پورے ملک میں ہوا کرتی تھی, چاروں صوبوں میں ہوا کرتی تھی, اب کوئی سندھ میں رہ گیا, کوئی لاہور میں رہ گیا, کوئی چند شہروں میں رہ گیا. اب یہ وہ لوکلائز قسم کی پارٹیز بن گئی. اور وہ ایک تو جھوٹ ہے, ہمارے 62 سیٹس ہیں, ان کی 58 سیٹس ہیں, اور ہم پورے پاکستان میں ہیں. چند شہروں میں چند سیٹیں جیت کر یہ جو ڈھول بجا رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ یہ علاقائی پارٹیز رہ گئی ہیں. ایک GT روڈ کی ہے, ایک 4 ڈویژن کی ہے, ایک چند شہروں کی ہے. پاکستان ایک ملک گیر پارٹی ایک ہے, اس کا نام ہے پاکستان تحریک انصاف, اور ملک گیر لیڈر ایک ہے جس کا نام ہے وزیر اعظم عمران خان. باقی بیچارے محدود ہو گئے ہیں. کلوز کر دیتے ہیں, یہیں پہ پروگرام کلوز کر دیتے ہیں, یہیں پہ پروگرام کلوز کر دیتے ہیں. پشاور کے اندر کیا رزلٹ آیا ہے وہ تو بتا دیں. یہیں پہ پروگرام کلوز کر دیتے ہیں. لیکن علی پرویز صاحب ایک کوئک کمنٹ تو کر دیں, وزیر اعظم بننے والی پارٹی آج میئر بن کے خوش ہے, میئر بننا چاہتی ہے آج صرف.
देखें गरीदा, मैं तो इस जुगतबाजी के मुकाबले में आपके हर सेगमेंट में कहा कि नहीं आना चाहता। मैं आपसे गुजारिश करूंगा पेशावर के अंदर जहां पे इनकी 8 साल से हुकूमत है, वहां पे 5 वार्डों के अंदर, छावनियों के अंदर इलेक्शन हुआ है, उसका तो नतीजा बता देना। मैंने तो आपको कहा कि पार्टी बेसिस के ऊपर इलेक्शन हुए हैं और आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कौन सी पार्टी अवाम के अंदर कितनी मकबूल है। उसकी तरफ एक अंदाजा था, उसको आप जुगतबाजी के अंदर उसको डिफ्लेक्ट कर दें तो कर दें, पर यह भी याद रखिएगा नौशहरा के अंदर, आपके घर के अंदर, आपके डिफेंस मिनिस्टर के नीचे वाली सीट हम आपके मुंह से निकाल के लेके आए। ये भी मैंने याद क्विक रखिएगा। कमेंट की रिक्वेस्ट की थी। थैंक यू वेरी मच अली परवेज मलिक साहब, हलीम आदिल शेख साहब और शहला रजा साहिबा। ये था आज का प्रोग्राम। आई सी यू इंशाल्लाह कमिंग मंडे। अल्लाह हाफिज।